हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नए फिनोमिना की बात करेंगे जो है एथिक्सिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स। इस फिनोमिना का ओरिजिन हुआ यूपीएससी में। इस फिनोमिना को अप्रूव किया यूपीएससी ने। इस फिनोमिना को इम्प्लीमेंट किया यूपीएससी ने। एंड हु आर एट द रिसीविंग एंड? यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो हम एथिक्स में जैसे पढ़ते हैं ना, रूल ऑफ लॉ, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू, रूल ऑफ लॉ। बट इट सीम्स दैट वी आर इन द रूल ऑफ यूपीएससी। बी यू एवर सो प्रिपेयर्ड, यूपीएससी इज ahead of you in maintaining the unpredictability of the paper. अब दे दिया तो दे दिया, क्या कर सकते हैं। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूपीएससी साइकोलॉजी थ्रू एथिक्स पेपर, थ्रू केस स्टडीज, थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। यूपीएससी tries to check what they have mentioned in the syllabus. They want to check the candidate's attitude. They want to check approach to issues relating to integrity, probity in public life, and problem solving approach to issues and conflicts faced by him in dealing with the society. बिकॉज आप क्या बनने जा रहे हैं? आप बनने जा रहे हैं एक पब्लिक सर्वेंट। Along with being a public servant, you have to be administrator. You have to be a strong administrator. So, यूपीएससी क्या चेक करना चाहता है बेसिकली आप में कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। बिकॉज एज आई से अगेन एंड अगेन, आई कैन नॉट रिपीट दिस इनफ, दैट जो सिनेरियो है गवर्नमेंट का, जो टेक्नोलॉजीज हैं जो गवर्नमेंट में आ रही हैं, चाहे वो ई गवर्नेंस हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो इमर्जिंग डीप टेक सेक्टर्स हो, सब चेंज हो रहे हैं। द सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग। व्हाट विल रिमेन विद यू इज योर एटीट्यूड, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड योर इंटेग्रिटी एंड वैल्यूज। ये चेक करना चाह रहा है यूपीएससी, सो टू मेक यू अ पब्लिक सर्वेंट। क्यों? एक गाना याद आता है, दिन ढल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। तो द सिनेरियो इन विच यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट कैन चेंज। कल ई गवर्नेंस आया, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आगे जाके और इमर्जिंग डीप टेक सेक्टर्स आ जाएंगे। तो जो गवर्नेंस का तरीका है एंड द सिनेरियो, द सोसाइटी दैट यू आर गोइंग टू गवर्न, ही विल कीप चेंजिंग। इट इज अ फास्ट चेंजिंग, फास्ट पेव्ड चेंजिंग एनवायरमेंट in which governance is required from you as an administrator and as a public servant. तो क्या रहेगा आपके पास? What will help you is this: your attitude, your approach to issues, and your integrity, your probity, your problem solving approach to issues and conflicts faced in dealing with society. This is something that will remain with you. और ये यूपीएससी अलग अलग तरीके से चेक करने की कोशिश करता रहता है। तो अब इन्होंने प्रीलिम्स में ये केस स्टडीज डाले हैं। द फर्स्ट केस स्टडी, हमने सिमिलर डिस्कशंस किए हैं क्लास में, बिल्कुल वैसा है जैसा कि मेंस में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि आप एक क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। जब हम मेडिकल एथिक्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि जहाँ पे पब्लिक हेल्थ की बात है वहाँ पे डू इट राइट और डू नॉट डू इट एट ऑल। बिकॉज वी हैव सीन केसेस लाइक जॉनसन एंड जॉनसन हिप इम्प्लांट्स केस, कि प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए, प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए, एंड वो मेडिसिन लोगों को चली गई है। तो कितने लोगों का डेथ हो गया है, कितने हेल्थ इम्पैक्ट्स हुए हैं। डू इट राइट और डू नॉट डू इट एट ऑल। तो आप एक
ऑफिसर है, you are in charge of vaccination program and you see that private service provider is compromising on quality, and then you have pressure, definitely, है ना, you are under immense pressure, there are certain vested interest, right? तो इसने मैनेज करने का ट्राई किया एंड ही हैज लर्नड, यू हैव लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होगा? तो एस्पिरेट डे कॉप्स मतलब कि टीम वर्क यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? नो। इक्विटी डायरेक्टली हो रहा है? नो। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी हमने डिटेल में पढ़ा था, हमने देखा था कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉट जस्ट टुवर्ड्स योर बॉस। अकाउंटेबिलिटी के अलग अलग डायमेंशंस हैं। यू हैव अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स योर बॉस, कोर्ट, कैग, बट यू ऑल्सो हैव हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी फॉर योर other departments, for your colleagues and watchdogs. Then you have downward accountability towards the team and also social accountability for the public, है ना? तो this is how we have to approach each and every topic, each and every value in ethics, जहाँ पे हम उसको break करके dimensions देख लें क्या क्या हो सकता है। इसके बाद में आपका concept एकदम clear हो सकता है and then it will be गुड। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है अकाउंटेबिलिटी का। लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन द क्लासिकल डायलेमा ऑफ एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, एथिकल डायलेमास ऑफ राइट्स वर्सेस राइट्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ है राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, है ना, टू देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी। दूसरी साइड है आपके राइट टू हेल्थ, क्योंकि क्या लगाना है, एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। सो राइट वर्सेस राइट। हमने बात करी थी कि एथिकल डायलेमा कहाँ पे होता है, व्हेन देयर आर टू राइट्स क्लैशिंग। तो राइट्स ऑफ ट्राइबल्स वर्सेस राइट टू हेल्थ। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे? आप एक बार ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जहां पे भी कोई वी हैव टू अडॉप्ट अ गोल्डन मीन अप्रोच। सिंस यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके आपको काम करना है। यू हैव टू बैलेंस द टू राइट्स, यू हैव टू फाइंड द गोल्डन मीन अप्रोच, यू हैव टू डू अ कंसल्टेटिव अप्रोच, है ना। एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शंस। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो successful conflict resolution begins with acknowledging the cultural concerns of the community, right? You know why? Because you are a public servant, you have to be mindful of the concerns of the protesting tribal community. You have to exercise the value of empathy. Second option, government should move ahead with the project without delay to address urban health concerns which outweigh the sentiments of a small group. तो ये गलत लग रहा है। Why? This can be as per the utilitarian approach, है ना, कि हम देखें greatest happiness of greatest number, but when it comes to vulnerable sections then we have to apply not the utilitarian approach but we have to apply the approach of Gandhi's talisman, of Sarvodaya, of Immanuel Kant's principle of human dignity. Each and every human being is important. तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, because we cannot ignore the sentiments of a small group, especially when they are tribals, which is a vulnerable section. Then third option, creating a multi-stakeholder dialogue platform, including tribal leaders, environmental experts, म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स। भाई ये बहुत बढ़िया ऑप्शन लग रहा है ना, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। अडॉप्ट अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, सबकी बातें सुनिए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए, ये बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। इस तरह के ऑप्शन आपको बनाने भी हैं अपनी केस स्टडीज में, ये बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। एंड देन कंडक्ट अ एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, भाई ये भी अच्छा लग रहा है ऑप्शन, है ना। सो 1, 3 and 4 can be the
1, 3 and 4 can be the right answer. अब आते हैं on the next case study. The next case study is about Miss X, who is a mid-level civil service official working in urban development department of a major city. है ना? She was involved in approving a contract for public infrastructure project. तो जब हम केस स्टडीज का PYQ एनालिसिस कर रहे थे, अगर आपको याद हो, तो हमने अलग अलग तरह की केस स्टडीज जो यूपीएससी पूछता है उनको एनालाइज करके एक एक्रोनिम बनाया था, स्टैम्पीड, है ना? These are the dimensions of applied ethics, जहां से यूपीएससी ने केस स्टडीज पूछे हैं. एक तो हो गया सिक्योरिटी and national security. It can be internal or external. Then technology. Then ethics in administration. So administration can be in public or private. और public में क्या क्या होता है? Public में one of the most important types of responsibilities that you can hold is being the CEO, MD of a PSU, है ना? or in the committee of a construction project, है ना? or a infrastructure project, right? So coming back to the case study, यहाँ पे Miss X if the, यहाँ पे Miss X if the involved in approving the contract for a public infrastructure project. During the approval, she have received a piece of confidential information. So when we were studying the topic of why ethics for public servants, तो हमने why ethics for public servants, why foundational values are important for public servants, तो हमने क्या देखा था? Public servants have power, है ना? They have resources, जनता का पैसा, taxpayers money, and then they have info, है ना? Why? Values for public servants. So we had identified कि भाई उनके पास पावर होती है ना? उनके पास रिसोर्स होते हैं एंड उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है. दिस इज वाई फाउंडेशनल वैल्यूज लाइक इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेडिकेशन, ओपननेस आर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, राइट? तो यहाँ पे you see that she has confidential information also. What does the information indicate? That one of the shortlisted contractors had a history of poor workmanship, allegations of corruption, है ना? But nothing had been legally proven. ये बड़ा important है. Then the head of the department advising her not to disclose this information. Why blah blah की boss बोल रहे कि disclose मत करो, है ना? It will damage the रेप्यूटेशन, डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट. लेकिन मिस एक्स को लगता है कि विद होल्डिंग सच इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज्ड ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट. तो क्या करना चाहिए मिस एक्स को? तो दिस इज अ क्लासिकल तो जब हम पढ़ रहे थे एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट, वी हैड स्टडीड द ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. वी हैड स्टडीड ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट्स. देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट आर इन कॉन्फ्लिक्ट. एंड देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी. तो ये जो केस स्टडी है ना, ये वाला केस स्टडी, इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी. टेल मी हाउ. व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ मिस एक्स
for the department and what is the duty of Miss X for the public. They are in conflict, है ना. तो ड्यूटी टूवर्ड्स डिपार्टमेंट वर्सेस ड्यूटी टूवर्ड्स दी पब्लिक, और ड्यूटी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस ड्यूटी टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपके एथिकल डायलेमास यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं. तो इसको हमें वी हैव टू सी इट ऑन अ केस टू केस बेसिस. तो क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली डिस्क्लोज, रैश स्टेप नहीं लेना है. वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच, वी हैव टू टेक अ कंसल्टेटिव अप्रोच, वी हैव टू टेक द अप्रोच ऑफ गोल्डन मीन, वी हैव टू टेक द अप्रोच ऑफ मध्य मार्ग ऑफ बुद्धा. तो इमीडिएटली डिस्क्लोज कर दे, डज नॉट साउंड गुड. फिर रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्ट लिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट्स इंटेग्रिटी. तो यू ऑल्सो हैव टू सी कि आप किस लेवल पे हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नथिंग हैड बीन लीगली प्रूवन. तो यू कैन नॉट टेक सच अ स्टेप जो कि अल्टीमेटली प्रूवन नहीं है. योर डिसीजन मेकिंग हैव टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट हैव टू बी डेटा ड्रिवन, इट हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ये आपको यहाँ पे लगानी है. तो विदाउट फैक्ट्स, रैशनल, मेरिट आपको ये रिकमेंड नहीं करना चाहिए. एंड थर्ड option is propose a limited disclosure to oversight committee while keeping the information confidential from the public for the time being. So very nice. When you are a part of government, as I said, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपको इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है ना. तो इस केस स्टडी में एक और डायलेमा आ रहा है आपको, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी. तो आप क्या करेंगे इन केस ऑफ एथिकल डायलेमा, यू विल अडॉप्ट अ गोल्डन मीन. गोल्डन मीन क्या रहेगा वो गोल्डन मीन पाथ कि propose a limited disclosure to oversight committee while keeping the information confidential from the public, है ना. तो when we discuss case studies we also discuss कि क्या क्या options आपके पास available है. एक एकदम एक्सट्रीम पे, एक दूसरे एक्सट्रीम पे, एक थोड़ा सा आपका golden mean, which will be the balanced right approach for you to adopt as a public servant. Why? Because you have resources, you have power, you have information. With great power comes great responsibility. तो इसका आंसर can be the third one. तो इसीलिए when we design our ethics enrichment program batch, we design in a manner that there is active brainstorming in the class. जैसे कि आपका ये workbook है, इसमें we are brainstorming on ethical dilemmas which can emerge in various sectors and then certain common ethical dilemmas for your reflection. तो इसीलिए हम अपना ethics enrichment batch ऐसे डिज़ाइन करते हैं that there is active brainstorming in the class itself. तो इन वेरियस सेक्टर्स क्या क्या एथिकल डायलेमास इमर्ज हो सकते हैं, किन किन लाइंस पे आप एथिकल डायलेमास सोच सकते हैं. तो इन द अपकमिंग बैच ऑफ एथिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर मेंस 2026, दिस इज हाउ वी हैव डिजाइंड. यू विल बी हैविंग 2 to 3 lectures per week. Then उन टॉपिक्स पे यू विल हैव अ PYQ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिसमें टेम्पलेट्स, वर्कबुक्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स जनरेशन के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. उसके बाद में हम टेस्ट लिखेंगे एंड देन वी विल हैव अ टेस्ट डिस्कशन एंड रिवीजन. फिर हम 2-3 लेक्चर्स करेंगे. देन फ्राइडे को वी विल मीट फॉर एक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द क्लास. तो हम देखेंगे कि क्या PYQs हैं, कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्या टेम्पलेट लगा सकते हैं, हाउ वी कैन लिंक दिस टॉपिक टू थिंकर्स, टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस कीवर्ड्स. दैट इज समथिंग दैट वी विल बी सीइंग इन द अपकमिंग एथिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम बैच ऑफ 2026. तो लेक्चर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टेस्ट, discussion and revision, and for the first 50 enrollments there will be a free access to ethics marathon revision in mid July. तो 2 दिन बैठेंगे, end to end पूरा ethics भी revise करेंगे. This is our plan and let us meet on 2nd June for the orientation and demo class
for Ethics Enrichment Program 2026. See you.